कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। मौसम बड़ा सुहाना है गंदरू भाई, चलिए लिए चलते हैं हमारे किसान भाई बहनों को कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान उठा सकते हैं अखिल भारतीय सूखी खेती अनुसंधान परियोजना से लाभ। मिट्टी जांच के लिए वैज्ञानिक तरीके से नमूने इकट्ठा करें। केरला के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं स्वर्ण यामिनी। अब समाचार विस्तार। झारखंड में ज्यादातर वर्षा जून से सितंबर तक होती है, इसलिए राज्य के किसान सिंचाई के अभाव में अक्सर खरीफ में ही फसल लेते हैं और रबी में कम खेती करते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय स्थित अखिल भारतीय सूखी खेती अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत ऐसी तकनीकों का विकास किया गया है जिससे मिट्टी, जल एवं फसलों का उचित प्रबंधन कर असिंचित अवस्था में भी ऊंची जमीन में अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। किसान भाई मिट्टी की जांच करवाने के लिए जो नमूना इकट्ठा किया जाता है उसकी विधि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मृदा के ऊपर घास फूस साफ करें। उसके बाद भूमि की सतह से 15 सेंटीमीटर हल्की गहराई तक मृदा ट्यूब या बर्मा द्वारा मृदा की एक सार टुकड़ी काट लें। यदि आपको फावड़े या खुरपे का प्रयोग करना हो तो अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार का 15 सेंटीमीटर गहरा खड्डा बनाएं। अब एक ओर से ऊपर से नीचे तक 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई की मिट्टी की एक सार टुकड़ी काटें। एक खेत में 10-12 अलग अलग स्थानों से मृदा की टुकड़ियां लें और उन सबको एक साफ कपड़े में इकट्ठा कर लें। किसान भाई अगर बोदी फसल में रेड रेस्ट नामक कीट लग जाए तो फसल पर ब्लू कोपर दवा से बने घोल का छिड़काव करें। इसके अलावे लीफ माइनर नामक कीट के नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफॉस दवा से बने घोल का छिड़काव करें। अभी के मौसम में दलहनी फसल बोदी में रेड रेस्ट या लीफ माइनर कीट का प्रकोप हो तो किसान भाई सबसे पहले पौधों के कीटग्रस्त पत्तियों को तोड़कर खेत से दूर जला दें या जमीन में गाड़ दें। इसके अलावे उपचार के लिए जिन दवाइयों का उपयोग करना है उस संबंध में हमारे विशेषज्ञ की राय है। किसान भाइयों, बोदी में रेड रस्ट के बचाव के लिए आप अभी से जिसमें उसमें सावधानी की ज़रूरत है। इसके लिए आप ब्लू कॉपर 2 ग्राम ब्लू कॉपर को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें, जिससे आपका रेड रस्ट जो है बोदी में उसके रोकथाम में आपको बहुत कारगर साबित होगा। दूसरा, जिससे सांप की आकृति है उसमें जो लीफ माइनर आपका कीड़ा है उसके बचाव के लिए आप प्रोफेनोफॉस 1.5 ml को 1 लीटर पानी में या ट्राइजोफॉस इतनी ही मात्रा 1.5 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें, जिससे इन दोनों का जो आपका है समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके साथ साथ में अगर जिसमें लीफ माइनर लग गया है उन पत्तियों को तोड़ करके नष्ट कर दें। राज्य के किसान अगर लत्तेदार सब्जी फसल करेला की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल के शानदार पैदावार के लिए ICAR पलांडू केंद्र से विकसित उन्नत प्रभेद स्वर्ण यामिनी का चयन करें। ये रोगरोधी किस्म है। करेला की उन्नत किस्म स्वर्ण यामिनी की लता काफी पुष्ट होती है, जिसकी लंबाई 25 से 30 मीटर तक होती है। यह जल्द फलने फूलने वाली किस्म है। इसके फल का रंग गहरा हरा तथा वजन 65 से 70 ग्राम होता है। यह पाउडर मिलड्यू और डाउनी मिलड्यू रोग की प्रतिरोधी किस्म है। किसान भाई कृषि यंत्र सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर की मदद से अनाज वर्गीय फसल या तिलहनी फसलों को काटने और कटी फसल को कतारबद्ध तरीके से जमीन पर रखने का काम कर सकते हैं। ये इंजन से चलने वाली मानव चलित यंत्र है, जिससे 60% मजदूरी की बचत और 60% संचालन खर्च में बचत होती है। अब समय हो चला है एक सफल किसान से मिलने का, तो आइए सीधे चलते हैं किसान के पास। कई किसान ऐसे होते हैं जिनके पास पर्याप्त जमीन रहने के बावजूद अच्छी उपज प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अपने सीमित जमीन में अपने अनुभव और कृषि कौशल ज्ञान के बलबूते बहुत अच्छी पैदावार हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही हैं लौकी की खेती कर रहे चकला गांव के भोला महतो। मेरा नाम बसंत कुमार है।
और हम उरमांझी चकला में अपने खेत पे अभी खड़े हैं और यहाँ पर 20 डिसमिल में हम लौकी लगाए हुए हैं और इसका मल्चिंग में हम इसको 1 नवंबर में लगाए हैं और अभी बाज़ार में इसका तोड़ाई शुरू हो चुका है। बाज़ार हम ले जा रहे हैं और अभी 10 रुपये केजी के आस में हम इसको बेच रहे हैं थोक में और अब तक 3 कुंटल हम यहाँ से निकाल चुके हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3650 रुपए से 4750 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3250 रुपए से 3550 रुपए, दाल अरहर 7400 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 6850 रुपए से 7250 रुपए, दाल चना 4150 रुपए से 4450 रुपए, सरसों तेल 8650 रुपए से 9850 रुपए, चीनी 3150 रुपए से 3250 रुपए, आलू 500 रुपए से 950 रुपए और प्याज 1550 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली। मौसम के मिजाज से भी अवगत हो गए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाइयों का स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब जानकारी का पिटारा खुलने वाला है, इसलिए एकदम दिमाग और कान एकदम सतर्क रखिए। बिल्कुल। झुमकी बहन ने कहा कि कान खोल कर रखिए और दिमाग भी खोल करके रखिए, क्योंकि हम जो जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं उद्यान की फसलों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर BK झा। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाई, जल की कृषि में क्या महत्व है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को बताएं कि ये जो है जल प्रबंधन की क्या आवश्यकता है। कृषि के क्षेत्र में जल प्रबंधन किस तरह बहुमूल्य रोल करता है? किसान भाइयों, जैसा भी चर्चा हो रही है कि निश्चित तौर पे हमारी कोई भी फसल हो, चाहे उद्यानिकी हो या कोई भी अनाज वर्गीय फसलें हो, तो हमारी जो जल प्रबंधन है ये बहुत बड़ा हमारी उपज के लिए हमारी कारक होती है। अगर हमारी जल प्रबंधन अच्छी होगी, जैसे इसके साथ पोषक तत्व अन्य चीज़ों का भी चाहिए, लेकिन खास करके गर्मी के फसलों में और ऐसे भी हमारी जल की जो उत्पादकता है वो उसमें अहम जो हमारी होती है किसी भी फसल उत्पादन के लिए। अगर हमारी जल प्रबंधन अच्छी होगी तो हमें उत्पादन अधिक मिलेगा।
तो निश्चित तौर से अगर जैसे हम गर्मा फसल की हम बात करें तो हमारे किसान भाइयों खास करके इसमें जो हमारी झारखंड की मिट्टी है तो उसमें जिस तरह से ये सिंचाई की जो पद्धति इन्होंने अपनाते हैं तो सिंचाई की पद्धति में निश्चित तौर पे हमारी जो पारंपरिक विधियां भी हैं, खासकर जो हम सब्जियां की फसलों की बात करें तो हम निश्चित तौर पे हम पटवन विधि अपनाते हैं। अपने तालाब क्षेत्रों से या कुओं से हम पानी को या बोरिंग से निकालते हैं, अपने खेतों में समतल छोड़ देते हैं। तो निश्चित तौर पे एक ये आपकी हमारी विधि होती है किसान भाई जो अपनाते हैं। दूसरी होती है क्यारी विधि। तो क्यारी विधि थोड़ी सी उससे बेहतर होती है, जो कि पानी का जो बहाव होता है वो हमारे क्यारियों के माध्यम से तेजी से आता है फसलों में। और तीसरी खासकर हम उद्यानिकी फसलों की बात करें, पेड़ हमारे वृक्षों की बात करें तो उसमें निश्चित तौर पे हम थावला विधि का इस्तेमाल करते हैं अपनी सिंचाई के लिए। तो निश्चित तौर पर ये 3 विधियां होती हैं जो कि हमारी जल प्रबंधन में हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहीं वहीं आपकी वैज्ञानिक विधि से जो हम आजकल कहते हैं कि हमारे कम पानी में अधिक उत्पादन, तो वो एक टपकन विधि होती है जिसका किसान भाई या हम पाइपलाइन सिस्टम की भी विधि होती है, फव्वारा विधि होती है, टपक विधि होती है। तो इस तरीके से हम जल प्रबंधन की जो अभी के वर्तमान उपलब्ध हैं तो इन साधनों से हम किसान भाइयों निश्चित तौर पर हम अपना जल प्रबंधन करते हैं। किसान भाई डॉक्टर साहब ने अभी पारंपरिक विधि के बारे में बताया। अब डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि और नया कौन सा तकनीक है, कौन सा विधि है जिससे किसान जो है अपना के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, ज़्यादा उपज दर बढ़ा सकते हैं। जी किसान भाइयों, जैसा चर्चा हो रही है इसमें आप देखेंगे खास करके जल प्रबंधन में कुछ तो ऐसी क्रियाएं, कृषि क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसको कि हमको करना अनिवार्य हो जाता है, जो किसान भाई उसमें कमी करते हैं। खास करके हम गर्मियों की बात करें और हम जल प्रबंधन की बात करें तो निश्चित तौर पे जैसे हम एक तो हमारी संस्कृति होती है कि जो हमारी कोई भी फसलें हम करते हैं तो उसमें हमारी क्या होती है कि जो हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं तो उसकी हमें खेतों में इस्तेमाल होना चाहिए। तो वो किसान भाइयों बहुत कम मात्रा में करते हैं। जो 15 से 20 टन की प्रति हेक्टेयर की रिकमेंडेशन होती है उसको किसान भाई नहीं करते हैं। तो यह करने से क्या होता है, हमारी मिट्टी में भूरापन भी आता है और साथ में क्या जलधारण क्षमता बढ़ती है। तो जहाँ हम सिंचाई की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने चर्चा किया जो हम समतल विधि करते हैं या क्यारी विधि करते हैं या थावला विधि करते हैं, इन सभी से हमारे पानी की बचत जो होती है 30 से 40% पानी ही हमारे पौधों को उपलब्ध हो पाता है। और बकिए पानी जो है हमारा या तो वाष्पीकरण से या तो हमारा भूमिगत जल में जाके वो नीचे चला जाता है, जिसके कारण पौधे को अनुपलब्ध हो जाता है। इस तरह किसान भाइयों आप देखते हो गर्मा फसल में खास करके और गर्मियों के मौसम में जब आप सिंचाई करते हैं तो 2-4 दिन के बाद ही आपको लगता है कि हमने तो पानी शायद दिया ही नहीं है। तो कहने तो जल प्रबंधन के लिए आपके खास करके फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की सड़ी हुई जो खादें होती हैं या वर्मी कंपोस्ट होती है उनको पूर्ण मात्रा में आप मिट्टी में मिलाएं। और साथ में जैसे कि कुछ ऐसी भी आते हैं तकनीक आते हैं जो अभी बात हो रही थी जल संरक्षण अधिक हम कैसे करें, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे कि जल संरक्षण कर रहे हैं तो उसमें जैसे कि मल्च भी होती है। तो मल्च का इस्तेमाल अगर आप अपने टपक विधि में हो या फिर आप मल्च का इस्तेमाल जैसे कि आप जो भी खरपतवार आपके पास निकल के आ रहे हैं या फुवाले आ रही हैं तो उसको जड़ के आप कतारे में आप उसको बिछा देते हैं तो उससे जो सीधे सूर्य की रोशनी से जो वाष्पीकरण होता है भूमि से तो वो वाष्पीकरण रुकता है। इससे हमारी जलछादन जो होती है, जलधारण क्षमता जो होती है वो फसलों को अधिक समय तक उपलब्ध होती है, ताकि आप जो हल्की निरंतर सिंचाई जो आपको करनी पड़ती है उसमें कुछ आपको राहत मिल सकती है, ताकि पौधे को नमी अधिक देर के लिए उपलब्ध रहता है। और खास करके जैसे हम जब टपकन विधि की बात हो रही थी कि टपकन विधि जो आज के सबसे नवीनतम तकनीक है और इसमें किसान अगर अपनाएं तो खास करके इसमें पानी की जो हमारी बचत होती है वो करीब 90% पानी जो है हमारा पौधों को उपलब्ध होता है और मात्र जो है 5 से 10% जो है हमारी। और इसमें भी हम अगर मल्च के साथ हम टपक विधि करें तो हमारी जो इसकी जो जल धारण क्षमता, जो जल उपयोगी क्षमता है वो करीब 95% तक बढ़ जाती है और हमारी फसलें भी अधिक पैदावार होती हैं। तो किसान भाइयों जैसे टपक विधि सिंचाई के लिए आप अगर आना चाहते हैं तो इसमें जो भी जितने तरह की आपकी उद्यानिकी फसलें हैं उसमें आप इसको अपना सकते हैं। और यह इसमें क्या होता है फ़ायदा कि इसमें आपके साथ मिट्टी जो है आपकी जो जल है और जल के साथ हम उर्वरक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो फसलें होती हैं उसको जड़ों के पास हमारी नमी, पानी और खाद, पोषक तत्व ये दोनों उपलब्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें अधिक पैदावार मिलती है। और खास करके जैसे मैंने टपक की बात की किसान भाई, खासकर झारखंड के परिवेश में आप देखें तो हमारे पास पानी की हमेशा कमी रहती है और पानी की कमी रहने के कारण क्या होता है हम खास करके हम गर्मा फसल नहीं ले पाते हैं, हम सिर्फ बरसात की या रबी तक हम जा पाते हैं। अगर आप टपक रखते हैं तो आप सालों भर सब्जियों की खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से टपक विधि सिंचाई का अगर आप इस्तेमाल करते हैं नवीनतम जल प्रबंधन तकनीक में तो इससे आपको जो है वो ज़्यादा फायदे मिलेंगे। डॉक्टर साहब जैसा अभी बात कर रहे हैं टपक सिंचाई विधि का, तो ये टपक सिंचाई विधि जो है किसान भाई जो है उसमें पानी कैसे दें, देने का क्या तरीका होगा, कब कब दें?
किसान भाई खास करके जैसे हमारी WD सिंचाई होती है तो निश्चित तौर पे यह एक पाइपलाइन हमारी सिस्टम होती है और खास करके इसमें पानी की जो आवश्यकता जो है तो निश्चित तौर पे हमारा इसमें जो है हम यांत्रिक विधि से हम पानी का संचालन करते हैं और खास करके जैसे कि आप देखेंगे इसमें हमारे पास जो होते हैं कि इसमें तरीका होता है कि आप कितने पानी किस किस समय हमें देना है। तो जैसे कि हमारी बरसात में या जाड़ों के महीने में कम पानी की आवश्यकता होती है या फिर गर्मी में हमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है तो वो हम इवापोरेशन रेट से मिट्टी की जो जल धारण क्षमता से उसको हम निकालते हैं। तो इस तरह से जो होता है कि हम अन्य पूरे साल भर में हम मौसम के अनुसार कितने पानी हमें कितने समय के लिए देना है ये निर्धारण उससे करते हैं ताकि पौधे को उचित मात्रा में जितनी आवश्यकता हो हम उतना ही और समय पर हम पानी दे सकें। यह हमारी खासियत जो होती है WD सिंचाई में होती है। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने जल प्रबंधन की उन्नत तकनीक टपक सिंचाई विधि की बड़ी अच्छी जानकारी दी। इसमें इन्होंने जल का जो है प्रबंधन और कम पानी में ज़्यादा उपज दर हो, साथ साथ इन्होंने बोला कि आच्छादित करके प्लास्टिक लगा के भी जो है आप नमी को बना सकते हैं और ज़्यादा कम पानी में जो है अच्छे उपज ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब इसके लिए नमस्कार। तो चलिए किसान भाइयों, जानकारी काफ़ी अच्छी थी और कुछ और जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन उसके पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। अरे जोहार मोहन दादा। जोहार जोहार सोहन। कहाँ से आ रहे हो दादा? बाजार गया था भाई। लगता है आज पूरा बाजार ही खरीद कर ले आए हो। हैं? अरे नहीं, इसमें पशुओं का दाना है और फसलों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयाँ हैं और साथ में रसोई का सामान है। सब एक साथ? हाँ, अब रोज रोज बाजार जाना मुश्किल होता है ना। अरे सुनती हो? अरे लेकिन दादा, खाने पीने की चीजों के साथ रखकर कीटनाशी दवाओं का लाना खतरनाक हो सकता है। कैसे? दादा, कीटनाशी विषैले होते हैं। इसके प्रभाव से खाने पीने की चीजें जहरीली हो सकती हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। विराम के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका और साथ ही साथ स्वागत है हमारे कारू दादा का। कारू दादा जोहार। तो किसान भाइयों, अभी विराम से पहले हम लोग जानकारी ले रहे थे गर्मा लतेदार सब्जियों में जल प्रबंधन के बारे में और अब हमारे दादा भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। तो दादा, आप कुछ बताइए हमारे किसान भाइयों। देखिए, अब तो जल प्रबंधन के बारे में बात किया कि गर्मा लतेदार सब्जियों में कैसे करते, उसी में हम बात करना है। गर्मा लतेदार जो सब्जियां हैं उसमें कीट लगने का होता है तो उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। चलिए, आपकी समस्या का समाधान भी हम करवा ही देते हैं। मिलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर PK सिंह जी से और जानकारी ले लेते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अभी आपने लत्तेदार सब्जियां लगाई होंगी, लेकिन उनमें कई तरह के कीट लगने की भी संभावना होती है। किसान भाइयों, हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि लत्तेदार सब्जियों में किस तरह के कीट लगते हैं, उसका क्या प्रबंधन होता है। सर, हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इन लत्तेदार सब्जियों में कौन कौन से फसलें आते हैं और उनमें कौन कौन से कीट लगते हैं मुख्यतः। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है किसान भाई जो है अच्छा महंगा बीज लाते हैं, उसको लगाते हैं। लगाने के उपरांत अगर वो कीट का प्रबंधन नहीं करते हैं तो फसल के उपज तथा उसकी खास करके गुणवत्ता पर दोनों पर प्रभाव पड़ता है। और खास करके हमारे जो झारखंड राज्य हैं, अभी के समय में लत्तेदार कद्दू वर्गीय सब्जियों में मुख्यतः खीरा, कद्दू, नेनुआ, झिंगनी, कोहड़ा, ये सब हैं जो कि अभी लगे हुए हैं। कुछ किसान भाई इसको लगा दिए हैं, कुछ के लग रहे हैं, कुछ के नए नए फल भी आ रहे हैं जो मार्केट में आपको दिख रहा है। और इसमें मुख्यतः अभी के समय में 2 तरह का कीड़ा लगता है जो कि बहुत ही नुकसानदायक कीड़ा होता है। एक तो होता है लाल भृंग कीड़ा, जो लाल रंग का होता है और पत्तियों को, जैसे पौधे जमते हैं लत्तीदार सब्जियां, तो उसके जब 2 या 3 पत्ती की अवस्था में रहती है तो वो उसी को खा करके नुकसान पहुंचा देता है। और दूसरा महत्वपूर्ण कीड़ा जो है खास करके वो है फल छेदक कीड़ा, जो है फल मक्खी जिसे कहते हैं, वो कीड़ा लगता है। जिस वो कीड़ा मुख्यतः 2 समय में लगता है। जब फल निकलता है उस समय वो, क्योंकि उस समय उस फलों की जो चमड़ी होती है, जिसको त्वचा कहते हैं, जिसको वो बहुत ही मुलायम रहती है, उसमें वो अंडा दे देता है। अंडा देने के अनुसार उस पर देखेंगे कि एक गोंद का जैसा वो चिपका हुआ दिखेगा। और दूसरा, वो जब फल पकने लगता है तो उस समय भी वो छिलका उसका पतला होता है, तो उस समय वो अंडे दे देती हैं। इसके अंडे दे देने से क्या होता है, उससे पिल्लू निकल करके उसके अंदर घुस जाते हैं, उसके गुदे को खाते हैं और खाने के उपरांत जो है कभी कभी तो फल पूरा सड़ जाता है और अगर फल बनता भी है तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और ये उसका जो बाजार भाव है
वह बिल्कुल ही नहीं के बराबर हो जाता है। तो खास करके ये 2 कीड़ों अभी के खासकर गर्मियों के समय में काफ़ी लगते हैं और किसान भाई को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने मुख्यतः 2 तरह की चीज़ें बताई। एक तो जब 2-3 पत्तियां होती हैं उस समय कीड़े लगते हैं, और जब फल आते हैं तब। लेकिन अभी अगर हम बात करें कि जिन किसानों ने अभी लगाया है, जिनका अंकुरन हो रहा है, तो प्रारंभिक अवस्था में जो कीट लगते हैं उसकी रोकथाम वो किस तरह से करें? देखिए, मैं यहाँ 2 बात बताना चाह रहा हूँ। कुछ किसान भाई लगा दिए, जैसे अंकुरन हो रहा है। अगर कोई किसान भाई अगर लत्तेदार सब्जियां नहीं लगाए हैं और अभी लगाने वाले हैं 2-4 दिन में, तो मेरा ये एक सुझाव होगा कि जिस खेत में वो लत्तेदार सब्जियां लगा रहे हैं उसके चारों तरफ मक्के लगा दें, एक लाइन का। इससे ये होता है ट्रैप क्रॉप होता है, इसके वजह से बहुत सारे जो कद्दू वर्गीय कीड़े जो होते हैं ना उसका बचाव होता है। खास करके जो किसान भाई अगर लगा दिए हैं और उनके जो कहते हैं जैसे कि फल पौधे जर्मिनेट कर गए हैं, तो उसी समय लाल भृंग कीड़ा लगता है। तो उस समय अगर किसान भाई अगर कुछ नहीं किए हैं, तो ये अगर देख रहे हैं वो कीड़ा लगा हुआ है, तो वो सबसे अच्छा उपाय है कि उनके घर में राख है उसका भुरकाव कर दे तत्काल। और आगे चल करके आप जो खेत में घास पात है उसको निकाल दें, क्योंकि एक घास के पात के ऊपर ही रहता है कीड़ा और इसको खाता है। और अगर ये बहुत तायत से लगा हुआ है तो एक दानेदार दवा आती है कार्बोफुरान, उसकी जो है 1 ग्राम मात्रा प्रति थल्ला में डाल दें, या क्यूनोल फास्ट नाम की दवा आती है उसका आप छिड़काव कर दें। इससे ये होगा कि आपका जो पत्तियों के खाने वाले लाल भृंग कीड़े हैं उससे उसका नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाई जो है दवा का छिड़काव करते हैं तो वो पौधों के ऊपर से करते हैं। क्या दवा के छिड़काव की कोई और भी विधि कारगर है जो कि इनके पौधों को पूरी तरह से बचाए? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो दूसरा कीड़ा है फल मक्खी कीड़ा, वो कीड़ा जो है वो जो फलों को खा जाता है, जब उसका हमको नियंत्रण करना हो तो एक छोटी सी बात किसान भाई ध्यान रखें कि जब अगर वो दवा का छिड़काव कर रहे हैं तो वो खास करके जब उसको घोल बनाते हैं तो इससे 1 लीटर पानी ले लें, उसमें 2 ग्राम गुड़ डाल दें और 2 मिलीलीटर मेलाथियन डाल दें, और डालने के उसको पत्तियों के नीचे छिड़काव करें। मतलब एक झाड़ू नुमा बना लें और उससे उसको थपेड़ा लगा दें, उसे छिड़क कर दें, क्योंकि जो फल मक्खी कीड़ा होता है वो पत्तियों में ही के नीचे धूप से बचता है और रहता है। तो इससे ये होगा कि गुड़ लगाने से वो आकर्षित होगा और जल्दी से बैठेगा और वो उसको खाएगा और मर जाएगा, चूंकि उसके संपर्क में आ जाएगा। तो इस तरह से करने से काफ़ी लाभ होगा। और दूसरी बात ये है किसान भाई ये भी कर सकते हैं कि अगर 1 किलो को है कोहड़ा ले लें, पीस लें, मतलब जगरी बना लें कहिए उसको, और उसमें जो है 100 ग्राम गुड़ जो पतला वाला गुड़ होता है उसको मिलाएं, और 10 मिलीलीटर उसमें मेलाथियन नाम की दवा होती है उसको मिला करके घोल पूरा बना लें। अब बनाने के बाद में खेत में जहाँ तहाँ रख दें। तो इससे ये क्या होगा कि फल मक्खी जो होती है वो महक से उसी में जाएगी, वहीं पर जाएगी और वहीं पर अंडा देगी। अंडा से जो उसका पिल्लू निकलेगा वो मर जाएगा, और इससे किसान भाई को काफ़ी लाभ होगा। और चूंकि हम सब्जियां खाते हैं, हमारे सब्जियों पर सीधे जहर का असर नहीं होगा और इससे काफ़ी लाभ होगा। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आमतौर पर देखा जाता है कि फल तो अच्छे आते हैं, फूल भी अच्छे आते हैं, लेकिन फल सूखने लगते हैं लत्तेदार सब्जियों में। अगर कद्दू वर्गीय फसलों की बात करें तो उसके क्या कारण होते हैं, उसके किस तरह से रोकते हैं? देखिए, फल सूखने के 2 कारण है। एक तो कीट उसमें छेद कर जाता है, और दूसरा एक होता है बीमारी होती है। जैसे फल बनता है वो उससे सूखना लगते हैं। अगर आपको उस तरह का जब दिख रहा है सूखने वाले फल का, तो हम कोशिश कर रहे हैं किसान भाई की हम लोग क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र अपनाएं। और नहीं तो अगर जो किसान भाई लगा दिए अभी सूख रहा है तो एक ब्लाइटॉक्स नाम की दवा आती है, उसकी 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका घोल बना लें और उसको छिड़काव करें। और अच्छा ये भी होगा कि उसका मतलब घोल को प्रति जड़ के पास भी डाल दें। तो इससे ये होगा कि सूखने वाली बीमारी, अगर बीमारी से हो रही है तो वो रुक जाएगी। और अगर कीट से अगर सूख रहा है, जैसा मैंने बताया मेलाथियन का घोल डालेंगे तो उससे भी, जो कीटनाशक का बताया, तो उससे भी वो बच जाएगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है मिट्टी की भी। क्या मिट्टी का भी प्रकार इस पर निर्भर करता है कि कीटों के रोकथाम के लिए? देखिए, खास करके जो झारखंड में जो ऊपर की जमीन होती है, अम्लीय जमीन होती है, लाल रंग का होता है जमीन, तो उसमें उस तरह के ज़मीन में खास करके दीमक का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो ऐसे परिस्थितियों में अगर हम लोग उसका शोधन कर दें, उसमें जो दीमक मारने की दवा आती है लगाते समय, जैसे मेलाथियन धूल हो गया या फॉलीडॉल धूल हो गया, उसको डाल दें तो दीमक से नियंत्रण हो जाएगा। और किसान भाई अगर लाल ज़मीन है तो उसमें अगर चूने का प्रयोग 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करें, कहने का मतलब है जहाँ लगा रहे हैं आप वहाँ डाल दें थल्ले में, तो इससे भी काफ़ी मतलब लाभ होता है। क्योंकि चूना डाल देंगे तो जो पौधे जो हैं वो अच्छी मात्रा में अपना जो खाद होता है ना उसको अच्छे तरह से ग्रहण करते हैं और उनकी वृद्धि ज़्यादा अच्छा होती है। तो ये कर सकते हैं, मिट्टी का शोधन हो जाता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि लत्तेदार सब्जियों में कौन कौन से कीट लगते हैं। इन्होंने मुख्य तरह से 2 रूप बताए, एक तो प्रारंभिक अवस्था में, दूसरा फल छेदक। तो किसान भाइयों, आप डॉक्टर साहब की बताई हुई सलाह को मानें और अपने फसल को सुरक्षित रखें। डॉक्टर साहब, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ, किसान भाइयों को भी जोहार, नमस्कार। तो अब पता बता दीजिए। बिल्कुल, फटाफट कागज और कलम आपका तैयार है ही, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पेन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खातों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।